हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। इसमें हम जानेंगे कोयला जो है, पेट्रोल जो है, उसके बारे में सारी बातों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। बिल्कुल सच बात है कि हमारी जो बेहद जरूरी चीजें हैं, जो हमारी जरूरतें, आवश्यकताएं, जो हमारी बेसिक नीड्स है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपनी प्रकृति के ऊपर निर्भर है। और बहुत सी हमारी जरूरतों की चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रकृति देती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम मानवीय प्रयास से, जो कि मानव द्वारा बनाई जाती, जो कि मानव निर्मित होती हैं। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है 5.1 कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। हम जो डेली यूज करते हैं, हमें क्या करना है कि जो ऐसी चीज जो हम यूज करते हैं जो कि प्रकृति ने दी, जो कि प्राकृतिक है, उन सभी को यहाँ पर लिखना है प्राकृतिक के नीचे। और ऐसी चीजें जो कि मानव निर्मित है, जिसे कि मनुष्य ने बनाया, उन सभी का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। बिल्कुल, जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये मिट्टी, ये खनिज लवण कहाँ से हमने बनाए? तो नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। तो ये सब क्या प्राकृतिक हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। हम हवा, पानी सभी का यूज करते हैं। क्या ये चीजें मनुष्य ने बनाई? क्या आपने बनाई है? मैंने नहीं, हमने नहीं बनाई, मनुष्य ने नहीं बनाई, मानव निर्मित नहीं। ये कैसे प्राकृतिक है, इसीलिए इनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा हमें मिलती हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रकृति से जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, उनको हम दो तरीकों में, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय, अक्षय होता है ऐसा जो कि असीमित है, जिसका कभी भी खत्म नहीं हो सकते, जो असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। जो सूरज की रोशनी हम जो यूज करते हैं, जब सूरज निकलता है हम सो के जग जाते हैं, तो सूरज की रोशनी वो असीमित है। वो हम कितना भी सूरज की रोशनी को यूज करें, धूप में बैठे, कुछ भी कर, लेकिन जो सूरज का प्रकाश है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। और जो वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, ये भी क्या असीमित संसाधन है प्रकृति के हमें मिले हुए, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, के ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं। प्रकृति में स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यानी कि जो जंगल है, जंगल के प्राणी है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये समाप्त हो सकते हैं। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए वनों को काटते जाए तो वन समाप्त हो जाएंगे। और वन के समाप्त होते ही जो वनों में रहने वाले वन्य जीव है, जो जानवर है, जो पशु हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो सारे के सारे अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? शेर को, चीता, हाथी हम घर में तो रख नहीं सकते, इनके लिए जंगल बनाए गए, प्रकृति ने जंगल बनाए हैं। और यदि हम इनको अपने सुविधाओं के लिए काट देते हैं तो दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये जो चीजें हैं, ये एक मात्रा के बाद, एक समय के बाद समाप्त होने के कगार पर आ सकते हैं, यदि हम इनका अच्छे तरीके से बचा के प्रयोग ना करें तो। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि कुछ पात्र लीजिए, इन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भर दी। कि कुछ छोटे बर्तन लेने हैं, उसमें किसी पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न होता है, जो मक्के के दाने होते हैं, जब उनको भून दिया जाता है तो जो आपके सामने निकल के सफेद रंग का फूल टाइप का छोटा सा दाना आता है, उसे कहते हैं पॉपकॉर्न। मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफी से भरी है। विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए, यानी जो बच्चे हैं उनको 7 का ग्रुप एक बना दीजिए अपनी क्लास में। इन समूह को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूह में बांट दीजिए। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कीजिए। उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के
उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को उसका उपभोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ता को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। देखिए कि क्या पात्रों में अभी कुछ शेष बच गया है। कुल मिला के ये कि जब हम पात्र रख देते हैं कुछ खाने का सामान होता है और एक बार जो बच्चे हैं वो क्या हमारी पीढ़ी बन जाती है। जैसे हमारी पीढ़ी, फिर हमसे पहले हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी, फिर हमारे दादा परदादा की पीढ़ी, या फिर हमारे बाद हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ी। तो इन पीढ़ियों के रूप में बच्चों को जो है आपको कल्पना करने की, जो एक बच्चा है, जो ग्रुप है वो आपकी एक पीढ़ी है, फिर दूसरा ग्रुप आपकी दूसरी पीढ़ी है। तो जब एक एक करके बच्चों का समूह आता है, जो खाने वाले पदार्थ उनको अपने अपने हिसाब से उठा लेता है, खा लेता है, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी आती है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो पात्र जिसमें अपने भोज्य पदार्थ रखे, मूंगफली रखे, बिस्किट, टॉफीज रखे हैं, वो जो पात्र है पूरा बर्तन जो खाली हो जाएगा और जो आखिरी पीढ़ी बच जाती है उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हम उनका जो प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस क्रियाकलाप के द्वारा हम ये सीखते हैं। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कि हो सकता है कि जो हमारी पीढ़ी है अपनी आने वाली दूसरी पीढ़ी की इस बात की चिंता करे कि अगर सारे संसाधन खाद्य पदार्थ समाप्त हो गए तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी वो क्या करेगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारी हर पीढ़ी यही सोचे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। हो सकता है कि उन्हें अपने आने वाली पीढ़ी के से कोई मतलब ही ना हो, सिर्फ अपना स्वार्थ देखें, है ना, और अपने स्वार्थ के लिए सारे जो संसाधन है उसको समाप्त कर दें। तो ये होता है और आज भी हो ही रहा है। अब जो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या प्राकृतिक संसाधनों के ये सब है ना। और इनका जो ये जो बनती कैसे बनती है, मृत जो मृत प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, जो मर जाते हैं, उनको लंबे समय तक वो जमीन के अंदर दब जाते हैं, बहुत ही लंबे समय के बाद। तो ये हमारे सामने हमारे प्राकृतिक संसाधन के रूप में परिवर्तित होकर आते हैं, क्योंकि जो मृत अवशेषों से बनते हैं, इसीलिए है ना, क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अभी कोयले का पिक्चर बना है, एक समय ऐसा होगा जब कोयला हमें देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। अभी तो मिल भी जाता है लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को कोयला देखने को भी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ नाम पढ़ सकते हैं, हाँ भी कोयला था, कोई काले रंग का पत्थर हुआ करता, लेकिन कैसा था या कैसा है उन्हें कभी पता नहीं चले, क्योंकि जो हमारा प्रयोग का तरीका है वो इस रात का कि जो धीरे धीरे हमारे संसाधन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हुए हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयला क्या है, इसको लोग खाना बनाने के चूल्हे में जलाते हैं। पहले यह था कि जो रेलगाड़ी चलती है उसमें भाप बनाने के, ताकि रेलगाड़ी को चला सके तो प्रयोग करते थे। लेकिन अब क्या रेलगाड़ियाँ जो कोयले से नहीं चलती, बिजली से चलती हैं, और जो हमारा खाना जो हम बनाते हैं वो भी कोयले के ऊपर नहीं, गैस से बनाते। लेकिन कहीं अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोयले का प्रयोग खाना बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये हमारे बहुत से फैक्ट्री से उद्योग धंधे जो कि जहाँ पे कोयले का प्रयोग किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयलों में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले के खान को दर्शाया गया है।
कहते हैं कि लगभग 300 मिलियन साल पहले, बहुत लंबे समय पहले, जो हमारी धरती है उसका जो निचला हिस्सा है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे और जंगल थे। लेकिन जो जंगल कहते कि जो वहाँ बाढ़ आई, क्योंकि जलीय प्रदेश, जलीय क्षेत्र, वहाँ जलीय क्षेत्र, पानी वाली जगह पर जंगल थे, और बाढ़ आने के कारण जो जंगल थे, पानी वाले क्षेत्रों में जो जलीय क्षेत्र में जंगल थे वो धीरे धीरे नीचे दब गए, और दबने के कारण उनका बहुत अधिक हिस्सा जो जल के अंदर दब के समाप्त हो गया। उसके अंदर जीव जंतु भी दब गए, पेड़ पौधे भी दब गए, और जब बहुत ज़्यादा दबाव के कारण ताप हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जो जी पेड़ पौधे जानवर वगैरह जो उसमें नीचे दब गए थे, मिट्टी में दब गए थे, वो धीरे धीरे जो है कोयले के रूप में बदल गए, है ना। और जो कोयला में बदल कर उनका क्या बन गया, फिर वो कोयला बनने के कारण उनको क्या कहा, कार्बनीकरण भी कहलाया, क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद जो मरी हुई वनस्पति थी, जो पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए थे, बहुत लंबे समय तक धीरे बदलते 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 वो लोग कार्बन के रूप में बदले, और इस परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाने लगा। अब ये कोयला जो जीवाश्म ईंधन भी, क्योंकि इसके नीचे भी मरे हुए अवशेष हैं, जानवरों के, पेड़ पौधों के अवशेष हैं। इसका पिक्चर जो 5.2 में कोयले की खान को दिखाया गया, हम देखते हैं। ये खान है ना, कोयले की एक खान यहाँ पर बनी हुई है, ये कोयले की खान है, जहाँ ये पानी के नीचे जो खाने हैं, वहां से जो मशीनों के द्वारा यहाँ से कोयला निकाल के ऊपर निकाला जाता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कहते हैं हवा में, मतलब कि खुले स्थान पर कोयले को रख के जलाया जाता है तो वो जलता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बनती है। उद्योग में कोयले के प्रकरण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। अब हम पढ़ते हैं कोक के बारे में। यह एक कठोर, सरल और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। पढ़ते हैं कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण कोलतार बना हुआ है, जो कि लिक्विड, बहुत ही गाढ़े रंग का, काले का लिक्विड पदार्थ होता है। अब तो क्या कि जो सड़कें हैं वो सीमेंट से बनती, लेकिन एक समय था जब सड़कें थी उसमें जो छोटी छोटी गिट्टी आती है कोलतार के अंदर मिला के जो है उसको सड़कें बनाई जाती थी। और अधिक गर्मी के कारण जब कोलतार सड़कों पर जम जाता था, लेकिन जब गर्मी का समय बहुत सूरज जो एकदम सर पे होता तो गर्मी से जो कोलतार है वो पिघलने लगता था, और यही कारण थी अक्सर जो गाड़ियों के टायर होते, जो चमड़े के होते हैं, वो कोलतार की गर्मी के कारण कई बार फट जाते थे, दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। तो धीरे धीरे जो समय बदल गया, कोलतार के बदले सीमेंट की सड़कें बनने लगी। होता था कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता था। रोचक तथ्य यह कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती थी। जब कोलतार था तो बहुत सारे प्रयोग भी थे। कोयला गैस, यानी जो कोयले से जो गैस बनती थी उसके बारे में। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती थी। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती थी। बहुत से जो उद्योग धंधे थे वहां पे इसका प्रयोग होता था। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटर और कारों में होता है। जो पेट्रोल है उसका प्रयोग कहाँ होता है? गाड़ियों को चलाने में। लोग अपने मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह चलाते हैं, कार से, तो क्या करते हैं? पेट्रोल से चलाते हैं। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। कि जो पेट्रोलियम कहाँ से प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। कैसे बना? जो समुद्र में जो पानी के जीव रहते हैं, जो जलीय जीव जंतु रहते हैं, उनसे हुआ। अब ये जीव मृत हुए। जब ये जीव मृत, यानी कि जो जलीय जीव जंतु जो मर गए, तो उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, यानी जो समुद्र था, जो पानी की आखिरी सतह थी, वहां तल पे जाके वो जम गए। फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक दिए गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। जो जलीय जीव थे, जो मर गए, उनका जो मृत्यु हो गई, तो क्या वो अपने आप जो समुद्र की सतह थी वहां पे जाकर जम गए, और धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी, रेत वगैरह उसके ऊपर आकर जम गई, यानी कि जो हवा थी उन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई। मिट्टी से अच्छी तरह दब गई, बिल्कुल दब गए।
और जब उन्हें हवा नहीं मिली और अब उच्च दाब के कारण, दबाव के कारण जो जो रेणु जीव थे वो धीरे धीरे अपने आप जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में बदल बदल गए। ये दिखाया हुआ है पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के भंडार, है ना। वो जमीन की तली जो जानवर वगैरह थे, जो जलीय जीव थे, जब जमीन में दब जाते हैं तो क्या तब यहाँ जल है, ये तैलाशी चट्टाने, उनसे जो तेल बनने लगा, फिर ये पानी है, तेल है, गैस है, ये चट्टाने यहाँ पर बनी हुई है। ये कुएं के नीचे का दृश्य था, कुएं के नीचे कैसा कैसा होता है। चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इससे मिश्रित नहीं होते। जो तेल है वो कभी पानी के अंदर मिक्स नहीं होता, बल्कि जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको नजर आएगा। जो गैसें हैं वो भी पानी के अंदर कभी भी घुलती नहीं है। यही कारण है कि जो तेल है वो पानी के ऊपर अपने आप ही आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे हरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। अप्रिय यानी कि अच्छी नहीं लगती, जो तेल की गंध होती है वो पसंद नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, प्रभाजों, ये कि भाई ये तेल की चट्टाने तो है लेकिन तेल अपने आप ऊपर चला जाता है ना। इन चट्टानों से निकल के तेल अपने, क्योंकि बहुत हल्का होता है, पानी नीचे रह जाता है, फिर तेल और जो गैस होती है वो और भी ऊपर चली जाती हैं। को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है कि पेट्रोलियम के जो संघटक है और उनका उपयोग क्या है। हम देखते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, एलपीजी जिसका हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, अपने खाना बनाने के जो हम चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, उसमें जो एलपीजी गैस होती है प्रयोग होती है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल इसका मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक होता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए प्रयोग होता है। अब तो लोग स्टोव कम जलाते हैं, गैस जलाते हैं, लैंप भी लोग नहीं जलाते, घर में लाइटें हैं, लेकिन एक समय था जब घरों में स्टोव जलते थे, लैंप जलता था और उसके अंदर मिट्टी का तेल ही प्रयोग किया जाता था। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनयंत्रों के लिए ईंधन। जो बड़े बड़े वाहन थे, ट्रक है, टेम्पो, उनके अंदर जो पेट्रोल है डीजल का, उनको जो डीजल डाल के उनको चलाया जाता था। स्नेहक तेल यानी कि स्नेहन के लिए, और फिर पैराफिन, मोम, मरहम, दवाई बनाने के लिए, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में इनका प्रयोग होता था। बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में, जो पेंट हम घरों में करते हैं, दीवारों पे, दरवाजों पर पेंट करने की, पेंट बनाने के लिए, फिर सड़कों को बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैसें, ऐसी गैस जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह क्रम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा यानी कि गुजरात में, दिल्ली के कुछ अन्य भागों और अन्य स्थानों पर भी है। ये एलपीजी गैस पाइप के द्वारा घरों घरों में पहुंचाई जाती है। ये जो कहाँ पे, दिल्ली में भी बहुत सी जगहों पर है, गुजरात में भी ये बहुत सी जगहों पर मिलता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ऐसी जगह जहाँ पे प्राकृतिक गैसें मिलती है, कहाँ पे, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टा है वहाँ पर भी सारी प्राकृतिक गैसें मिलती हैं। अब कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। मैंने आपको बताया था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो कुछ है सीमित है और कुछ असीमित है, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। आपने इस अध्याय के आरंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। इनके दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले। इनके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी किया है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। विश्व उष्णन का खतरा
विश्व उष्णन का कम खतरा होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। उनके गुरु हैं, जहां तक संभव हो उसको गाड़ी समान और मध्य गति से चलाइए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि जो पेट्रोल है, डीजल है, ये ऐसे संसाधन है जो बहुत ही लंबे समय के बाद हमें मिलते हैं। इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों लग जाते हैं, लंबा समय लगता है। और लंबा समय लगने के कारण अगर हम इनका प्रयोग जो है बिल्कुल असावधानी से करते रहेंगे तो ये सारे जो प्राकृतिक संसाधन है धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर तो हैं ही और समाप्त भी हो जाएंगे। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है, और जो हमारे भारत में पेट्रोलियम के संरक्षण वाली जो संघ है उसने भी हमें कहा है, वो हम समझाती है लोगों को जब हम गाड़ियां चलाते हैं तो उनको बिल्कुल जो नॉर्मल ड्राइविंग की जो लिमिट है उस लिमिट से चलाएं, बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। और जहाँ पे रेड लाइट है या फिर कहीं पे आप रुके हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी फोन पे बात कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करके ना छोड़ें, अपनी गाड़ी का इंजन जो है बंद कर दें। इससे जो डीजल पेट्रोल है वो बच जाएगा। गाड़ियों को जो हमेशा टाइम टाइम उनकी सर्विस करवानी जरूरी है, क्योंकि अगर गाड़ियों की सर्विस टाइम से होती रहेगी तो जो पेट्रोल डीजल की जो खपत है उनके हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से, वो बिल्कुल लिमिट में रहेगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी। तो इस अध्याय में हमने बहुत कुछ जरूरी बातें सीखी, उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, जो कि मरे हुए जीवों, पेड़ पौधों के मरने के बाद लंबे समय तक जमीन के अंदर दबे रहने के बाद ये बनते हैं। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के लिए मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, इसमें बहुत पहले बनना शुरू हुए, जो कि आज हम यूज कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है। कोक, कोलतार, कोयला, गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम को जब परिष्करण करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम हमें जो पेट्रोलियम के परिष्करण से ही मिलता है। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। क्या कोयला और पेट्रोल जो है इनकी जो लिमिट है बिल्कुल सीमित है, फिक्स है, उससे ज़्यादा हमारे पास नहीं। तो हमें इनका जो यूज़ है, प्रयोग है, बिल्कुल अपने सही तरीके से करना चाहिए, ताकि इनको हम लंबे समय तक प्रयोग करते रहे और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हम इन्हें बचा के रख सकें, इन्हें बिना कारण बर्बाद ना करें। तो मुझे उम्मीद है कि पेट्रोलियम और कोयले के बारे में हमने जितनी भी जानकारी आज इस अध्याय पढ़ी आप सभी को समझ में आ गई होगी, और आप भी इनका प्रयोग कहीं पर भी अधिक प्रयोग होते देखेंगे या आप खुद करेंगे भी नहीं, और अगर कोई करता है तो उसे इसका महत्व भी समझाएंगे, इनको बर्बाद होने से उसको किसी भी व्यक्ति को आप रोकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी को आप अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।